आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज का हमारा एमसीक्यू सेशन रहेगा फंडामेंटल राइट्स पे। दीज आर नॉट जस्ट एमसीक्यूज, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम, जिनकी हेल्प से हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। सो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, अगर इन राइट्स को कोई छीनता है, चाहे स्टेट छीनती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी छीनती है हमसे, तो हम आर्टिकल 32 की हेल्प से कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल 226 की हेल्प से हाई कोर्ट में जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट या डायरेक्शन इशू करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। अब एमसीक्यूज की हेल्प से फंडामेंटल राइट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोज इंडियन सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन सिटीजन को अलो करता है कि वो फ्रीली इंडिया की टेरिटरी पे कहीं भी मूव कर सकते हैं? तो आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d। तो कौन सा आर्टिकल है जिससे आप फ्रीली मूव कर सकते हो? आर्टिकल 19(1)(d। देखो, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक वो हमें कुछ क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली कहां से स्टार्ट होते हैं ये पहले सुन लो। फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं 12 से और कहां तक चलते हैं? 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें 19 से 22 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो 19 है उसकी फर्दर सब डिविजन है। अब किस तरह की फ्रीडम है? 19A में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको इसकी फ्रीडम है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बट फ्रीडम है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। 19B कहता है कि आप पीसफुली किसी भी जगह पे असेंबल होकर प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो पीसफुल असेंबलेंस के लिए 19(1)(b) है, जिसमें आप वेपन्स के बिना आप किसी जगह पे असेंबल होकर किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो। 19C कहता है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, जैसे ट्रेड यूनियन वगैरह आप बना सकते हो, कोई आप एनजीओ खोलना चाहो, कुछ भी एसोसिएशन किसी भी तरह की बनाना चाहो आप बना सकते हो। 19D कहता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में आप किसी भी स्टेट यूटी में फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे ट्राइबल एरियाज में आप नहीं जा सकते क्योंकि उनके कल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह 19E में आता है कि आप किसी भी जगह रिसाइड टेम्परेरी भी रह सकते हो, परमानेंटली सेटल भी हो सकते हो इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी। उसके बाद F में आता है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो है अपनी चॉइस का चूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सोसाइटी का हार्म हो। ठीक है, अब आप ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो जाओ, ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग करने शुरू हो जाओ, तो वो आपको गवर्नमेंट अलो नहीं करेगी। और यहाँ पर एक जी भी था। देखो टोटल इनिशियली ये 7 है, देखो ये 4 हो गए, ई, एफ और जी। सातवां था राइट टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। बट इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में, और इसको एक लीगल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 300A। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो टोटल 19 आर्टिकल 19 में जो आपको फ्रीडम दी गई थी वो 7 फ्रीडम्स थी। अब 6 रह गई हैं, एक को डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में। वो क्या थी? राइट टू एक्वायर, डिस्पोज एंड होल्ड अ प्रॉपर्टी। उसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A। ये आपको याद रखना। आई होप ये क्वेश्चन आपको कवर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू एजुकेशन? तो ये तो सिंपल है। राइट टू एजुकेशन आपको कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है? आर्टिकल 21, 21A, 15 और आर्टिकल 22। आर्टिकल 21A जो है वो डील करता है राइट टू एजुकेशन। देखो इनिशियली ये नहीं था, 86th अमेंडमेंट हुई, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई 2002 में। उसके थ्रू इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 21A को। इसके थ्रू क्या है कि 14 साल, 6 से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन देनी ही चाहिए। तो ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 28 को 1A को इंसर्ट किया गया था? तापस मजुमदर रिकमेंडेशन कमेटी की थी, तापस मजुमदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इट टू यू कि 19 से 22 तक हमारे पास कुछ फ्रीडम है। जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहली फ्रीडम 19 में यही दी गई है कि स्पीच और एक्सप्रेशन की, असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। फिर जो 20 है उस केस में क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर आप किसी चीज ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो, अभी अभी आप कन्विक्ट हो किसी ऑफेंस के लिए, कोई आपने ऑफेंस कर दिया उसके लिए आप कन्विक्ट हो, तो आपको किस तरह के प्रोटेक्शंस दी जाएंगी, तो आर्टिकल 20 उससे डील करता है। आर्टिकल 21 आपको लाइफ और लाइबर्टी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है आपको लाइफ और पर्सनल लाइबर्टी की। 21A मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन आपको बता दी। और 22 जो है वो देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको किसी भी केस के लिए अरेस्ट कर लिया गया या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है, अभी आपने कोई क्राइम नहीं किया बट लग सकता है कि आप क्राइम कर सकते हो, तो उसके साथ आर्टिकल 22 डील कर सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वालिटी? तो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है, तो कितने आर्टिकल्स आते हैं? तो हम कई बार देखते हैं ना, तो हम यहाँ पे 4 काउंट कर लेते हैं, बट ये 4 नहीं है, 5 आर्टिकल है। 14, 15, 16, 17 और 18, तो ये 5 आर्टिकल आते हैं राइट टू इक्वालिटी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। एक तो आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 14। 15 आ जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के साथ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये पांचों आपको याद होने चाहिए। इसको छोड़ के और चीजों में डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन 5 चीजों में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। नेक्स्ट 16 कहता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनको तो रिजर्वेशन दी जाती है। तो 16 ये डील करता है अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी। 17 डील करता है अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत, वो किसी भी फॉर्म में इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और 18 है कुछ टाइटल्स जो हैं उनको खत्म किया जाएगा। जैसे पहले बड़े बड़े टाइटल्स होते थे, महाराज, आदिराज, ये वो, तो अब कोई पर्सन टाइटल्स यूज नहीं कर सकता। तो ये कुछ राइट टू इक्वालिटीज में 5 राइट्स हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who among the following headed the 9-judge constitutional bench that declare the right to privacy as a fundamental right? राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया। 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी इस चीज को डिक्लेरेशन के लिए, ये जो केस था। अब हमें बताना है कि उसमें इस केस में हेड कौन कर रहा था। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को हेड कौन कर रहा था? JS कहर, दीपक मिश्रा, HJ कानिया या TS ठाकुर। तो HJ कानिया जो थे इसके हेड थे। एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना। एक केस है, चलो मैं बता देता हूँ, केशव नंदा भारती केस में सबसे ज्यादा जजेस की बेंच बैठी थी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने जजेस बैठे थे वहां पर। और केशव नंदा भारती केस हमारे इंडिया के संविधान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडियंस के लिए एक जजमेंट थी। आपको उसका पता होना चाहिए कितने जजेस उसमें बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू, तो ये तो हमने कर लिया है, वर्क, प्राइवेसी, इक्वालिटी और एजुकेशन। तो आर्टिकल 21A क्या प्रोवाइड करता है हमें? राइट टू एजुकेशन। तापस मजूमदार कमेटी 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर फंडामेंटल राइट्स, हमारे इंडिया के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज। अब देखो, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी फॉर्म में। अब ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है। देखो मैं आपको एक डिवीजन बता देता हूँ। आर्टिकल 14 से 18 के बीच आ जाते हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी वाले। ठीक है, 19 से 22 तक हमें बता दिया मैंने आपको, कुछ फ्रीडम्स मिली हुई हैं। ठीक है, 23-24 होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरह से आप चिल्ड्रन के साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। 25 से 28 तक जो आर्टिकल्स हैं वो रिलीजन के रिलेटेड हैं, आप प्रोफेस कर सकते हैं रिलीजन, अपने रिलीजन अफेयर्स को खुद मेंटेन कर सकते हैं, ये सब इसमें आ जाता है। 19 और 29 और 30 जो है वो कल्चरल राइट्स हैं, माइनॉरिटीज के रिलेटेड कल्चरल एजुकेशन राइट्स हैं। 30 अगर हम बात करें 29 और 30 हो गया। 31 डील करता था राइट टू प्रॉपर्टी से, इसको रिमूव कर दिया गया। देखो ये 19 में भी था, 19 में 6 में था, 19F में था और किस में था प्लस, ये कहां पर था? ये था 31 में। इन दोनों से डिलीट करा था 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू और इसको कहां पर डाल दिया? 300A में एक लीगल राइट बना दिया। उसके बाद 32 जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी जो है, जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब वही कह रहा है कि ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो इनमें से किधर आता है? तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किसके बीच आएगा? 14 और 18 के बीच में आएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है? राइट टू इक्वालिटी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है ना, अगर किसी भी पेपर में आपके पॉलिटी आ रही है तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है और एक से ज्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट? देखो, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में ही एक ऐसा राइट है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ बनेगा देश में, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को खनन कर रहा है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो लॉ माना नहीं जाएगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 11, 12, 13, 14। 11 तो कैंसिल ही कर दो, ये तो फंडामेंटल राइट्स में आता ही नहीं। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है, तो इसमें तो स्टेट डिफाइन होती है। आर्टिकल 13 जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाएगा। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को रिप्रेजेंट करता है। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में ट्रू नहीं है? फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, बिल्कुल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना जाता है आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये जस्टिसेबल है।
फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर इलेबोरेटेड देन यूएसएस फंडामेंटल राइट्स। इंडिया के फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इलेबोरेट हैं यूएसए के फंडामेंटल राइट्स में, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज बहुत इलेबोरेट है, तभी तो जितने भी वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हर चीज को अच्छे से इलेबोरेट किया गया। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसको डाउट में रखो अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो बिल्कुल ये इंसान की डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फंडामेंटल राइट्स सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को नहीं प्रमोट करते, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको प्रमोट करने में हेल्प करते हैं, तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले राइट्स जो है ना वो डीपीएसपीस हैं, जिसमें सोशल और इकोनॉमिक क्या राइट्स होने चाहिए, किस तरह से जो स्टेट है वो फ्रेम करेगी पॉलिसीज, वो बताया गया। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करते हैं। देखो, अगर ये आपको इन डेप्थ फंडामेंटल राइट्स चीजें नहीं आती हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पॉलिटिकल लेक्चर सीरीज, ये सब मैंने वहां पर पढ़ाया हो और इन डेप्थ पढ़ाया हो एक एक चीज। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी सीएससी के प्री भी दे रहे होगे ना, तो उससे क्वेश्चन फ्रेम बाहर नहीं होगा। तो सभी चीजें मैंने कवर करी हैं, सभी एस्पेक्ट जो है वो कवर करे हुए हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट का फीचर नहीं है? फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये तो बिल्कुल सही है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट होता है जिसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, जो फिक्स है वो एब्सोल्यूट है। क्वालिफाइड होता है जिसमें आप कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो हाँ, फंडामेंटल राइट्स में हम कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 16 ये चीज कहता है कि अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट लेने में। तो क्या ऐसा होता है? तो अगर ऐसा होता तो फिर कैटेगरी सिस्टम तो गलत है ना वो। तो इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन दी गई है। तो मतलब फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट क्वालिफाइड इन नेचर, ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स क्वालिफाइड नेचर के हैं, मतलब आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। तो अभी यही बताना था कि कौन सा फीचर नहीं है, तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। सम फंडामेंटल राइट्स इन पॉजिटिव इन नेचर एज इट प्रोवाइड्स सम प्रिविलेज टू द पर्सन। हाँ, कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव नेचर के हैं क्योंकि वो पर्सन को प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव नेचर के होते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्यों नेगेटिव होती हैं? क्योंकि ये स्टेट को फंक्शन करने से रोकती हैं। देखो, आप गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाने की कोशिश करेगा तो इंडिविजुअल की अगर डिग्निटी वहां से हैम्पर होगी तो वो फंडामेंटल राइट जो है वो लॉ फोर्स में आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल राइट जो है वो नेगेटिव कैरेक्टर के हैं क्योंकि वो स्टेट को अपना काम नहीं करने देते, बट कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव नेचर के भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में इनिशियली 7 राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद 6 राइट्स बचे। कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ। देखो, 6 राइट्स जो 19 में दिए गए हैं वो कब सस्पेंड नहीं होते? वॉर के टाइम में सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके 2021 को छोड़ के। एक्सटर्नल एग्रेशन, जब बाहर से वॉर हुई है, बाहर कंट्री से वॉर हुई है, तो ऑब्वियस है इसमें तो होंगे। आर्म्ड रिबेलियन, जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होती है, इंडिया के अंदर ही कोई आर्म्ड रिबेलियन खड़ा हो जाता है, उस केस में, जैसे 1975 के टाइम पे हुआ था, उस केस में क्या होता है कि आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दी हुई है, असेंबल होने की दी हुई है, वो सस्पेंड नहीं होती है, ये चीज आपने याद रखनी है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता ही होगा। तो कौन सा आर्टिकल हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करता ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 किस में आता है? राइट टू इक्वालिटी में। तो 14 से 18 तक जो राइट टू इक्वालिटी है उनके अंडर ही आता है, ये चीज आपको याद रखनी। और ये 5 आपको ग्राउंड याद रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इनको छोड़ के और चीजों में डिस्क्रिमिनेशन ये आर्टिकल नहीं बताता है, वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट इनके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस इज गारंटीड। अगर आप किसी केस में कन्विक्ट हैं, उस केस में भी आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, प्रोटेक्शन दी जाती है। तो जैसे आपको बताना पड़ता है कि आपको बताया जाएगा कि आप किस केस के लिए कन्विक्ट हैं, आप लीगल अथॉरिटी किसी को ले सकते हो। ठीक है, आप जुडिशरी में किसी मेंबर को ले सकते हो, एडवोकेट को कर सकते हो, ये कुछ आपको राइट दिए जाते हैं। 24 घंटों के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो कन्विक्ट, अगर आप किसी ऑफेंस के लिए हो, उस केस में जो प्रोटेक्शन आपको दी जाती है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू दी जाती है, ये इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22। 19 तो मैंने आपको बता दिया, वो स्पीच एक्सप्रेशन वाला, ये नहीं है। आर्टिकल 20 डील करता है, अगर आप कन्विक्ट हो किसी ऑफेंस के केस में तो आपको
दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन इज गारंटीड अंडर। आपको पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, अगर आपने किसी भी रिलीजन की प्रमोशन करनी है, ठीक है, उसके लिए आप पेमेंट नहीं ले सकते। देखो ये लॉ कहता क्या, देखो स्टेट जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए कि वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना चाहती है। जैसे सपोज करो अगर हिंदुइज्म, सिर्फ एक रिलीजन की बात हो रही है, अगर हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो अलाउ नहीं करते। तुम सभी रिलीजन की प्रमोशन के लिए टैक्स ले सकते हो, फाइन ले सकते हो, बट एक रिलीजन की प्रमोशन के लिए नहीं ले सकते। ये कहां लिखा हुआ है, ठीक है, कहां लिखा हुआ है ये हमें बताना है। देखो आर्टिकल 25 से लेकर 28 मैंने आपको बताया ये कौन से आर्टिकल्स हैं रिलीजन के लिए, तो 29 तो यहां से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचे 26, 27, 28। देखो 25 जो है वो डील करता है कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो अपना रिलीजन चूज कर सकता है, इसके रिलेटेड है। 26 से है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। बट 27 आर्टिकल जो है वो डील करता है कि पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं हो सकती फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, तो ये आपको याद रखना। और 28 है वो डील करता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आप देखो, अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है अगर वो स्टेट चलाती है तो उसमें आप रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। 28 इसके साथ डील करता है। देखो ये मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, इन शॉर्ट इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन, तो कौन सा सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए गए। देखो एक होते हैं सिटीजन, एक होते हैं एलियंस। सिटीजन्स जो इंडिया के नागरिक हैं, एलियंस हैं जो बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आए। अब एलियंस में भी एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी एलियंस। तो एनिमी एलियंस जो होते हैं उनको तो बहुत कम राइट मिलते हैं, बट फ्रेंडली एलियंस को कुछ ना कुछ मिले हुए हैं। अब ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिला है। आर्टिकल 14, 15, 17 और 18। देखो आर्टिकल जो 14 है ना वो सिर्फ, आर्टिकल 15 जो है सॉरी, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिला है। मतलब 15 में है क्या है कि आपको फ्रीडम दी गई है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, असेंबल हो सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, मूव कर सकते हो, रिजाइड कर सकते हो, प्रोफेशन कोई भी चूज कर सकते हो। ये जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिए गए। इक्वलिटी वाला सबको दिया गया है। अनटचेबिलिटी तो हम किसी के साथ भी नहीं करेंगे, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो एलियन है। और टाइटल तो हम किसी का भी नहीं चलने देंगे। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 जो है वो अवेलेबल है सिर्फ इंडियन सिटीजन के। और कौन से आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए? 16 अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो इंडियन सिटीजन को ही मिलेगी। ये नहीं है कि बाहर वाले आगे यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 भी जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना। आर्टिकल 19 में मैंने आपको बता दिया डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, असेंबल वगैरह आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 15 आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगता है मैंने आर्टिकल 15 में 19 एक्सप्लेन कर दिया। आर्टिकल 15 में क्या चीजें आती हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो 19 भी जो आर्टिकल है 15, 16, 19 प्लस 29 और 30, 29 और 30 क्या है? ये बेसिकली माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, माइनॉरिटीज के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सभी ऐसे आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही एप्लीकेबल है और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल बोथ फॉर इंडियन एंड फॉरनर्स, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स इंडियन के लिए भी और फॉरनर्स के लिए भी? तो इन सबको छोड़ के जो मैंने अभी बताया वो इंडियंस के लिए भी होंगे और फॉरनर्स के लिए भी होंगे। 16 ये तो इंडियन के लिए है, 19 ये भी इंडियन के लिए है, 29 ये भी इंडियन के लिए ही है, 28 जो आर्टिकल है, जो रिलीजन वाले आर्टिकल है वो सभी में अप्लाई होते हैं। तो 28 जो है वो इंडियंस के लिए भी है और फॉरनर्स के लिए भी। वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ओरिजिनेटेड? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखो दो कंसेप्ट है आर्टिकल 14 में, एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से आता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से आता है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है इन डेप्थ आप देख सकते हो, वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा था। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कंसेप्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ से आता है। उसमें यह है कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है, सारे इक्वल हैं, चाहे वो पुअर है रिच है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि हाँ सभी इक्वल हैं बट इक्वल सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, पहले आप उनको इक्वली खड़ा करो, इक्वल सर्कमस्टांसेस में लाओ, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इक्वलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फीचर्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो इनमें से कौन सा इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट नहीं है, फीचर नहीं है इस कंसेप्ट का? इट इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, ये तो भाई गलत हो गया, ये नेगेटिव कंसेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। तो ये आपको याद है, तो पहली स्टेटमेंट ही गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट इज एन अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, ये तो सही है कि आप किसी भी पर्सन के फेवर में नहीं जा सकते, एक पर्सन की इक्वलिटी मेंटेन करनी है।
इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोड। जो भी लॉ कोड के द्वारा लॉज बनाए गए हैं उसकी इक्वल सब्जुगेशन होगी हर जगह पे। नो पर्सन इज अबव लॉ, तो ये भी इक्वलिटी बिफोर लॉ में आता है। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1979 बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू। मंडल कमीशन बनाई गई थी 1979 में, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? पॉवर्टी को खत्म करने के, स्टेट को रीऑर्गेनाइज, स्टेट तो यार 1956 में ही रीऑर्गेनाइज हो गई थी। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस नहीं, इसके लिए तो बहुत सारी कमेटीज आई थी, उसमें ये तो नहीं थी मोरारजी देसाई गवर्नमेंट की मंडल कमीशन। इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके लिए ये थी। इसी ने बताया था कि 27% कोटा होना चाहिए और बाद में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दी गई थी जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई थी, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओरिजिनली हाउ मेनी राइट्स वर गारंटीड इन आर्टिकल 19? तो आर्टिकल 19 में ओरिजिनली कितने राइट्स थे? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ओरिजिनली 7 राइट्स थे, राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने के बाद अब 6 राइट्स जो हैं वो रह गए आर्टिकल 19 में, ये भी मैंने सभी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस? अगर आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो, ठीक है, और अगर आपको कन्विक्शन के थ्रू पकड़ा गया, अब आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, अब इनमें से कौन सी चीजें इसमें कवर नहीं होती? राइट टू लाइवलीहुड, देखो यार ये तो सामने ही पता चल गया, राइट टू लाइवलीहुड का कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, राइट टू लाइवलीहुड जो है वो कवर नहीं है। तो राइट टू लाइवलीहुड बेसिकली जो है वो इसका पार्ट नहीं है, वो आर्टिकल 21 में आता है, जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटीज में आपको बहुत सारे राइट्स दिए गए, उसमें एक राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। अब ये तीन जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्ट फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या चीजें? नो एक्स पोस्ट फैक्टो, मतलब अगर आपको किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए अगर आपको सजा मिल रही है, तो जब से वो कानून बना है उसके बाद आपको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि कानून आज बनाया तो आप पीछे से किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे तो आपको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, नो डबल जियोपार्डी, मतलब आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं मिल सकती। अगर आपने चोरी करी है तो आप बार बार चोरी ही करते हो, तो सेम क्राइम के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब एक पर्सन जो है वो अपने ही कन्विक्ट का अपना ही गवाह नहीं हो सकता। मतलब आपने कोई क्राइम किया, आपको बोला जाए तुम ही गवाही दो कि तुमने ये क्राइम किया, तो आपकी वो गवाही मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो फोर्सिबली कोई भी तो करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following article has provided the right to education is a fundamental right for children aged between 6 to 14? तो कौन सा आर्टिकल है जो राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है 6 से लेकर 14 की एज के बीच में? तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, आर्टिकल 21A जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करता है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर आर्टिकल 22 व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड इन सम सर्कमस्टांसेस? आर्टिकल 22 में बेसिकली है क्या? देखो, आर्टिकल 22 क्या है कि अगर आपको कोई अरेस्ट किया जाता है, कोई डिटेन किया जाता है, तो आपको कुछ वहां पर जो है प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, दो तरह की यहाँ पर प्रोटेक्शन, दो तरह से आपको अरेस्ट किया जा सकता है। एक तो आपने कोई क्राइम कर दिया है उसके बाद पकड़ा गया, एक तो अगर आप कोई क्राइम कर सकते हो, ये पता है कि कुछ क्राइम आप कर सकते हो इन फ्यूचर, तो उस केस में आपको डिटेन किया, दैट इज नोन एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में मैक्सिमम कितनी देर के लिए रखा जा सकता है? 3 मंथ्स के लिए। देखो ये याद रखना, एग्जाम में 3 मंथ्स आएगा, 2 मंथ्स भी आ सकता है। 2 मंथ्स क्या है? देखो 44th अमेंडमेंट जब हुई थी 1978, उसमें क्या किया गया था, इस 3 मंथ को रिड्यूस करके 2 मंथ किया गया था, बट अभी भी ये 3 मंथ ही चल रहा है। अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो मैक्सिमम कितनी देर के लिए रखा जा सकता है? सिंपल सर्कमस्टांसेस में 3 मंथ के लिए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 के अंदर इनमें से कौन सी चीज जो है वो नहीं आती है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट, राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन। देखो ये पहली तीनों जो पार्ट है ना, आप अपनी मर्जी से भगवान के साथ अपना कोई भी रिलेशन जोड़ सकते हो, दैट इज फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आप इमेजिनरी जैसा भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। आप अपने, आपके फ्रीडम है कि आप रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, मतलब सबके सामने बता सकते हो कि ये मेरा रिलीजन है, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपगेट कर सकते हो। राइट टू रिलीजियस कन्वर्जन इज अ क्राइम। आप अगर किसी को, किसी के धर्म को परिवर्तन कर रहे हो तो वो एक क्राइम है, वो कोई आपका राइट नहीं है। तो अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन करने जा रहे हो तो ध्यान रखना आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये नहीं सुप्रीम कोर्ट में चल जाना कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें राइट टू रिलीजन भी है, सो आई कैन कन्वर्ट समवन, तो ऐसा नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ये
इनके आंसर्स हैं, ये पीडीएफ हम जो है शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाएं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एमसीक्यू सीरीज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सबको सॉल्व करें, लेक्चर्स को देखें, इन डेप्थ नॉलेज लें, और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें, ये लेक्चर्स आपके लिए हर एक वन डे एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।